नमस्ते, मैं ममता मिश्रा आज आपको नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं और जिनका जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ और जिनकी मृत्यु 2019 में हुई। तो बेटा, नेताजी का चश्मा यह एक कहानी है और इसका शीर्षक यह स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ किसी नेताजी के चश्मे के बारे में बताया गया है। जी हाँ, नेताजी जिन्हें हम सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं और जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो यह कहानी भी उन्हीं से संबंधित है। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय देख लेते हैं, जिसमें बताया गया है कि देश क्या होता है, देशभक्ति किसे कहते हैं। तो बेटा, चारों ओर सीमाओं से घिरा होने से ही कोई भूभाग देश नहीं बन जाता। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों से, पशु पक्षियों से, नदियों, पहाड़ों, वनस्पतियों के योग से और इन सब से प्रेम करना और इनकी समृद्धि और उन्नति के लिए प्रयास करना ही देशभक्ति है। तो यह नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों द्वारा देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से किए गए योगदान को प्रकट करती है, जिसमें बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल हैं। तो बेटा, पहले इस कहानी में जो पात्र हैं उनका परिचय जान लें। एक हालदार साहब हैं जो एक कंपनी में काम करते हैं और जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, भावुक हैं, संवेदनशील हैं और सच्चे देशभक्त भी हैं। फिर मास्टर मोतीलाल जी हैं जो उस कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर हैं और जिन्हें नेताजी की मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। एक पान वाला है जो काले रंग का है, मोटा है, खुशमिजाज है और उसके मुंह में हमेशा पान ठूसा हुआ रहता है। तो पहले तो वो कैप्टन का मजाक उड़ाता था, लेकिन जब कैप्टन नहीं रहता, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी दुखी होता है। और एक कैप्टन है यानी चश्मे वाला है जो सच्चा देशभक्त है, शारीरिक रूप से कमजोर और बूढ़ा है तथा फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। तो बेटा, ये तो इस कहानी के पात्रों की बात हुई। अब पाठ देखते हैं शुरू से। एक हालदार साहब हैं जिन्हें हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब कस्बा क्या होता है? तो बेटा, कस्बा जो होता है वो गांव से थोड़ा सा बड़ा होता है और शहर से थोड़ा सा छोटा होता है। तो कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, उसमें कुछ पक्के मकान थे, एक बाजार था, एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था और 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। ओपन एयर सिनेमा घर का मतलब होता है बिना छत के। और एक नगर पालिका थी। अब नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। आगे अनुमान के आधार पर लेखक कहते हैं कि पूरी बात तो पता नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने या अच्छी मूर्ति की अनुमानित लागत उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण क्या बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की दशा में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। पटक देने का अर्थ है जैसे तैसे काम को कर देना। आगे लेखक बता रहे हैं कि मूर्ति संगमरमर की थी, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, और टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन यानी सुंदर अच्छे लग रहे थे नेताजी। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के नारे याद आने लग जाते थे। होता है ना, जब हम किसी को देखते हैं तो उसके द्वारा किए गए सारे कार्य हमारे सामने आ जाते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, यानी एक चीज की कमी लगती थी, और वह क्या थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तो उन्होंने इसे लक्षित यानी ध्यान से देखा और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई और सोचने लगे, वाह भाई, यह भी आइडिया ठीक है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। अब देखो बेटा, यहाँ पर यह प्रश्न बहुत अच्छा है कि नेताजी की मूर्ति लगाने के कार्य को सराहनीय प्रयास क्यों कहा गया है।
तो मूर्ति को सार्वजनिक स्थान पर लगाने से कस्बे के लोगों ने नेताजी द्वारा देश के प्रति किए गए त्याग और बलिदान को समझा, उनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट किया और उस मूर्ति को देखकर लोगों को देशभक्ति की प्रेरणा मिलती थी। उनके द्वारा दिए गए नारे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे जोशीले नारे याद आने लगते थे। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, अपितु उस भावना का है जिस भावना से उस मूर्ति को बनवाया गया, वरना देशभक्ति तो आजकल मजाक की वस्तु बनती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, पर अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। बोले, वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय का अर्थ होता है ना रुकने वाला, तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब पान वाला है, यहाँ पर देखिए पान वाले का रेखा चित्र है। यहाँ पर पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा, उसकी तोन थिरकी यानी हिली और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब को समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने कहा। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब पान वाला बता रहा है, कोई ग्राहक आ गया, यानी कोई ग्राहक आ गया तो समझो उसके चौड़े चौखर चाहिए, उसको चौड़ा फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, यानी कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और दूसरा उधर बिठा दिया, यानी दूसरा उधर लगा दिया। अब हवलदार साहब को कुछ बात समझ में आई, यानी एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, यानी दुखी करती है। मानो ऐसा लगता है उसको कि चश्मे के बिना नेताजी को देखने में असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, उसे लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे फ्रेम की दरकार यानी जरूरत होती है या आवश्यकता होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम उतारता है, ग्राहक को लाकर दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है, यानी लगा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात तो अभी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। फिर वह हंसा, उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए आश्चर्यचकित तथा द्रवित कर देने वाली। उन्होंने ठीक ही सोचा था कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वास्तव में कस्बे के अध्यापक थे। महीने भर में मूर्ति बनाने का वादा निभाया, लेकिन पत्थर में कांच वाला पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए यह तय नहीं कर पाया, या कोशिश करने पर असफल रहा होगा, या बनाते समय टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। ये सब बातें हवलदार साहब को बड़ी विचित्र और आश्चर्य भरी लगी। इन्हीं विचारों में खोए हुए पान के पैसे चुकाकर और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ बढ़े। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाले ने पान खाते हुए हवलदार साहब को ध्यान से देखा और मुस्कुरा कर उन्हें बताया, अरे वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह तो पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसके कहीं। पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो वे अवाक रह गए। एक बूढ़ा मरियल सा, मतलब कमजोर सा लंगड़ा आदमी, जिसके सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटा सा संदूक और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहु से चश्मे लिए गली से निकला। एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका दिया। हवलदार साहब को तब पता चला कि कैप्टन के पास दुकान भी नहीं है। वे चक्कर में पड़ गए और पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, कि यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने और अधिक बताने से मना कर दिया। और ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था, इसलिए हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए।
2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए ये चश्मा उन्हें खुशी देता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थीं। फिर अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। यानी इस समय उसे भी कैप्टन के मरने का दुख है। जो पान वाला कैप्टन को लंगड़ा और पागल कहकर कभी उसका मजाक उड़ाता था, आज वही पान वाला कैप्टन के न रहने पर दुखी होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भावुक हो जाता है। फिर इसके आगे हालदार साहब और कुछ नहीं पूछ पाए। कुछ देर चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे देकर जीप में आकर बैठ गए और रवाना हो गए। वे बार बार सोच रहे थे कि क्या होगा उस कौम का, यानी उस राष्ट्र का, उस जाति का क्या होगा जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले, यानी बलिदान कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो बेटा, इस पंक्ति का आशय यह है कि जब हालदार साहब ने कैप्टन की मृत्यु के बारे में सुना तो वे दुखी हो गए और सोचने लगे कि क्या होगा उन लोगों का जो सच्चे देशभक्तों पर भी हंसते हैं। सच्चे देशभक्त देश के लिए अपनी घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी आदि सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन स्वार्थी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और उनमें देश प्रेम की जरा सी भावना नहीं होती है। ऐसे लोग ही अपने छोटे से स्वार्थ के लिए स्वयं को भी बेचने को तैयार हो जाते हैं और देश का अहित करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। यही सब सोचकर हालदार साहब दुखी हो गए और जब 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे तो उन्हें कस्बे में जाने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्त्री यानी कस्बे के मध्य चौराहे पर सुभाष की प्रतिमा अवश्य होगी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। तो उन्होंने सोचा कि आज ना तो वे वहाँ पर रुकेंगे और ना ही पान खाएंगे, यहाँ तक कि मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे ही निकल जाएंगे। और ड्राइवर से भी कह दिया कि चौराहा आए तो वहाँ पे मत रुकना, आज काम ज़्यादा है, पान कहीं और खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर जैसे ही चौराहा आया तो उनकी आंखें उस मूर्ति की तरफ उठ गईं और कुछ ऐसा देखा कि वे चीखे, रोको रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग उन्हें देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते ड्राइवर साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ आए और उसके ठीक सामने आकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब ये देखकर भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। तो बेटा, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि मूर्ति की आंखों पर रखा सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में अभी भी देशभक्ति की भावना जीवित है। कैप्टन की भावना को बनाए रखने वाले अभी मौजूद हैं। सरकंडे का चश्मा लगाने वाला कोई बच्चा ही होगा, अतः बच्चों में देशभक्ति और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव यह उम्मीद जगाता है कि भावी पीढ़ी देश को अवश्य आगे ले जाएगी। तो बेटा, इस पाठ में लेखक स्वयं प्रकाश जी ने कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देशभक्ति की भावनाओं को स्पष्ट किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।